हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मित्र शनत वर्मा आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मेरे प्रश्न बहुत अच्छे जरूर लग रहे होंगे और पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है आगे धीरे धीरे, और आगे बहुत क्रेज इसका बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसको अच्छे से हम लोग सारे प्रश्न इसके अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है मेरे वीडियो से तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आप लोगों को आज जरूर पता चल जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपके वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल वाले सिलेबस में भी दिया हुआ है, और सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और अक्सर करके सीजीपीएससी और सीजीव्यापम में पर्यावरण से प्रश्न आते हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से भी प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न आपको थोड़े से हाई लेवल के लगेंगे, लेकिन आपको बताने के बाद आपको बिल्कुल इजी लगेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा और मेरे साथ चलते रहिएगा। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरे ज्ञान से ही पूरा कल्याण होता है, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। और चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ताजमहल के पीलेपन का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, सूत्र रूप में आपको लिखा मिल सकता है और अक्सर मिलेगा, लेकिन वो क्या है, हिंदी में भी लिख कर दे सकता है कि भाई ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका नाम लिख कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोनो क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास एक है ना भाई। देखिए, ऑक्सीजन एक है, इसलिए क्या बोल दिए इसको, मोनो ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या हो गया, डाई है ना, डाई मतलब दो होता है। ठीक है, एक का मतलब होता है मोनो और दो का मतलब होता है डाई। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मीथेन भी ऑप्शन में है और ये मीथेन का सूत्र है, याद रखिएगा, CH4। और ये जो सूत्र दिया गया है दोस्तों, ये है सल्फर डाइऑक्साइड का। और बताइए, ताजमहल जो पीला हो रहा है धीरे धीरे, उसका कारण क्या है? इन चारों में से एक है दोस्तों। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण में आपको पता है कि जो ये चारों गैसें हैं पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण में इससे जो बनने वाला प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चौथा जो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, यह पीलेपन का कारण है ताजमहल का। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड याद रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि सल्फर ही अक्सर क्या होता है, पीलेपन का कारण होता है। ठीक है, अब याद रहेगा। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। गजब का प्रश्न है दोस्तों, पेपर में पक्का आने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है। हालांकि कौन सा जल अधिक ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता रखता है? कौन सा जल अधिक ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता रखता है? बताइए दोस्तों, ठंडा जल, गर्म जल, या दोनों में समान होता है? एक और दो दोनों बोल दिया, इसका मतलब यह है कि दोनों में समान होता है। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कोई अलग प्रकार का जल तो नहीं आ जाता है? इनमें से कोई नहीं लिख दिया, देखिए। और यही ऑप्शन अक्सर परेशान करता है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा भी संशय है तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल टिक लगाने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो संशय को दूर करिए और याद रखिए कि ठंडे जल में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा खुली होती है। ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता ठंडे जो जल में है ज़्यादा होती है, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है।
और इसीलिए तो आप देखते होंगे कि गर्मी में देखिए क्या है, जैसे कि नदियों में मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जो है गर्म जो है जो जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, मैं एक बात और लिख के रखा हूँ ऊपर, ये देखिए नीरी। ठीक है दोस्तों, और ये जो नीरी है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है पर्यावरण के लिए। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि नीरी का जो मुख्यालय है, ठीक है, कहाँ पर है। तो नीरी का दोस्तों, नीरी का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और आर से क्या होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, ये पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, समझ गए हिंदी नाम भी। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों बार बार आपसे पूछा जाता है, हिंदी में भी लिखा आएगा तो नीरी लिख देता है और पूछ देता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है। आप बताएंगे नागपुर में। क्या बताएंगे आप, नागपुर में। लेकिन ये जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं तो भूल जाता है। तो आप ये याद रखिए कि जो पर्यावरण से संबंधित जो संस्थान है नीरी, उसका मुख्यालय मैंने बताया नागपुर में। तो सही बात तो है दोस्तों। ये देखिए पर्यावरण के ऊपर क्या बैठा है, पर्यावरण के ऊपर देखिए नाग बैठा है। क्या बैठा है, नाग बैठा है। इससे आप याद रखिए कि ये क्या है, ये देखिए नाग बैठा है ना। और बार बार बताने का यही उद्देश्य होता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रहे। ठीक है, आपको याद रहेगा तभी फायदे का है। ठीक है दोस्तों, पेपर में आपको याद रहेगा तभी फायदे का है, नहीं तो कोई काम का नहीं है। दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है यह पेपर में आ चुका है ना, याद रखिएगा। जैव अक्षयकारी नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंग्लिश नाम भी इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हुआ आपके पेपर में आ जाता है। शब्द भले हिंदी में होगा लेकिन उच्चारण आपको इंग्लिश में ही दिया होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, पढ़ने आ गया अब, बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे आपको क्या है, पहले से थोड़ा सा पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद क्या होता है कि आपको याद भी हो जाता है। ठीक है, शब्द को अगर हम लोग पहचान लेते हैं अच्छे से तो वो याद भी हो जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि इसका जो है अपघटन प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा नहीं हो पाता है, या बहुत दिनों में, मतलब बहुत मंद गति से, लाखों वर्षों में होगा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, या जैव अक्षयकारी अपशिष्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो जैव अक्षयकारी अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा होता है, तब निपटारा करने का सबसे अच्छा तरीका है, पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन भी मैंने क्या लिख रखा है इंग्लिश में, क्यों, क्योंकि आपको तो देखिए बर्निंग जो लिखा है इंग्लिश शब्दों में मैंने जानबूझ कर लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है हिंदी में लिख कर देगा बर्निंग। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है आपके लिए हिंदी में, और ऐसे ही हिंदी में लिख कर दे देता है इंग्लिश वर्ड को, और इसीलिए हमको कठिन लगने लगता है इन्वायरमेंट। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इनके मीनिंग्स। बर्निंग को तो सभी जानते होंगे, बर्निंग मतलब होता है जलाने से। रिसाइकल मतलब फिर से उसको पुनः चक्रण करना, मतलब पुनर्चक्रण से। ब्यूरिंग मतलब होता है दफनाना। ठीक है दोस्तों, और डंपिंग मतलब होता है आपका पाटना। तो एक ही चीज़ है दफनाना और पाटना, लेकिन देखिए इंग्लिश में लिख दिया है तो हमको अलग लग रहा है, हालांकि बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो हमको देखते ही कट जाएगा। अब देखिए बर्निंग करने से या रिसाइकल करने से। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से अच्छा तरीका कौन सा है जैव अक्षयकारी पदार्थों को निपटाने का?
अब देखिए दोस्तों, इनका तो क्या है, जैव अक्षयकारी का मतलब ही होता है कि इनका अपघटन बड़ा मुश्किल होता है और बहुत मंद गति से होता है। एक तो अपघटन होता ही नहीं है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन होता ही नहीं है, और कुछ का होता भी है तो बहुत मंद गति से। तो इनको क्या किया जाए, तो इनके लिए क्या किया जाए कि क्या हो जाए, जल्दी से इनका निपटारा हो जाए या इनका अच्छे से निपटारा हो जाए। तो ऐसे पदार्थों को दोस्तों रिसाइकल करना बेटर होता है। जैसे प्लास्टिक होता है दोस्तों, अब प्लास्टिक को फिर से यूज़ किया जाता है, फिर से उसके चटाई बनकर आ जाते हैं, फिर से उसको पॉलीथीन बना दिया जाता है। तो ये क्या है, रिसाइकल हो जाता है, बढ़िया काम का काम आ जाता है और उसका निपटारा भी हो जाता है। जबकि अगर जलाएंगे तो प्रदूषण होगा ना प्रदूषण, तो वो सर्वोत्तम तरीका नहीं माना जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाएगा, रिसाइकल। ऐसे प्रश्न इजी जरूर होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है, क्योंकि इतने डीप हमने कभी पढ़ा नहीं होता है पर्यावरण को। तो देख लीजिए दोस्तों, जल के ट्रीटमेंट में क्लोरामीन का उपयोग होता है। ठीक है, क्लोरामीन का उपयोग तो होता है, लेकिन किस लिए, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, विसंक्रमणीकरण के लिए। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो डिसइंफेक्शन, ठीक है, के लिए। और चौथा देखिए, दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ऑर्डर कंट्रोल के लिए। और ठीक है, ऑर्डर कंट्रोल। देखिए, एक ऑर्डर मतलब होता है दुर्गंध। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का वर्ड है, और इंग्लिश का अगर वर्ड आपको दे दे तब दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी हिंदी में देना चाहिए। और दुर्गंध को नियंत्रित करने के लिए चौथा ऑप्शन है। अब इसका उत्तर बताइए दोस्तों, पहले आप उत्तर देने का प्रयास किया करें। अब मैं बता देता हूं, इसका जो तीसरा जो दोस्तों ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है विसंक्रमणीकरण के लिए, मतलब डिसइंफेक्शन के लिए। किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण हो तो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरामीन। क्लोरामीन, ये जो एमीन होता है और क्लोरीन का क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है दोस्तों, एमीन और क्लोरीन का। बाकी ये चीज़ तो शायद नहीं पूछेंगे, वो केमिस्ट्री की बात है। आप क्लोरामीन याद रखिए, जल के ट्रीटमेंट में उपयोग होता है और क्या करता है, संक्रमण को नष्ट करता है। और अगर शुद्ध हिंदी में आपसे पूछे तो आप बताएंगे विसंक्रमणीकरण के लिए उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, एकदम आराम से समझाकर बता रहा हूं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक ओजोन परत में छेद का कारण है। ये प्रश्न तो बड़ा ही इजी है आपके लिए, और इसीलिए इसको जल्दी से देखते हैं। पहला ऑप्शन धुआं दे दिया है, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है CFC, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत में छेद का कारण है। ठीक है दोस्तों, यही वो प्रदूषक है जो ओजोन परत में छेद के लिए सबसे बड़ा कारक है। और भी कारक हैं और आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य था या है, अभी भी लक्ष्य है ना। और क्योटो के बारे में आप लोग जानते होंगे, जापान का जो शहर है, और यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के लिए। और क्या इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए बात की गई थी, या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए बात की गई थी, या वैश्विक तापन के लिए बात की गई थी। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, वैश्विक तापन को बताइएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और चौथा देखिए आपका ऑप्शन क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण। तो बताइए दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य है। तो आप लोग देखिए, हिंदी ऑप्शन देखकर घबराइएगा मत। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन, और यही आपका उत्तर है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है
ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, या उसी को हिंदी में बोले तो वैश्विक तापन से संबंधित था। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि वैश्विक तापन को कम किया जाए या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने ना दिया जाए। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलें आगे। और सातवां जो प्रश्न है, ई वेस्ट, अपशिष्ट कहाँ से उद्भित होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ई वेस्ट क्या है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, जो ई वेस्ट है यह जो अपशिष्ट है कहाँ से उद्भित होता है। उद्भित मतलब उत्पन्न होता है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है प्रदूषण का। और देखिए मैंने फिर से इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में ही देखिए कंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वो आपको देखिए हिंदी में लिखा भी आएगा तो ऐसे लिखा आएगा। ठीक है, हिंदी में भी लिखा आएगा, हॉस्पिटल तो ऐसे लिखा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाया इसको, और इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहाँ से उत्पन्न होता है। अब ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसका मैं उत्तर बताऊंगा आपको। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन से तो उत्पन्न नहीं होगा। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होता है, आपको अगर टाइल्स बाकी रह गया कंस्ट्रक्शन में तो टाइल्स के टुकड़े बाकी रह जाएंगे, ईंट पत्थर थोड़े बहुत बाकी रह जाएंगे, ऐसे टाइप के अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे। हॉस्पिटल में क्या निकलेगा, हॉस्पिटल में बायोलॉजी वाला जो अंग वगैरह निकलते हैं, और बहुत सारे ऐसे ही दवाई वाले अपशिष्ट निकलते हैं। तो उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात ही नहीं है। अब पैकेजिंग मटेरियल वगैरह जो लिखा है लास्ट में, तो पैकेजिंग में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका तो पहला है, डिस्कार्डेड, मतलब जो क्या हो गया, जिसका उपयोग हमने बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है, कोई मोबाइल मान लो की बात, आपके पास जो पुराना मोबाइल है, मोबाइल की बात नहीं करते हम लोग, करते हैं कंप्यूटर की बात करते हैं डायरेक्ट। जैसे ही अच्छा मॉडल आता है कंप्यूटर का, आते गया पुराने जो मॉडल हैं बर्बाद हो गए। ठीक है, पुराने जो मॉडल हैं उनको फेंक दिया गया, तो वो जो अपशिष्ट है उसी को तो ई वेस्ट कहते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है कि डिस्कार्डेड जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब उपकरण। ठीक है, जो तो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं जिनका उपयोग बंद हो चुका है तो उनको फेंक दिया जाता है, तो उसी से तो ई वेस्ट उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि सिंपल है लेकिन इंग्लिश वर्ड लिखा रहता है तो मुश्किल लगने लगता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अब देखते हैं आठवां, जो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है। बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत, अब समझिए बात को, प्राकृतिक रूप से भी वायु प्रदूषण होता है। कभी जंगल में आग लग गई तो होगा ना उससे वायु प्रदूषण, और बहुत सारी बातें हैं। कभी आंधी तूफान आ गया तो बहुत सारे क्या होते हैं कि धूल मिट्टी वगैरह फैल जाते हैं वातावरण में, कई प्रकार के पदार्थ फैल जाते हैं, तो उससे भी तो वायु प्रदूषण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? क्या बाढ़ से वायु प्रदूषण हो जाता है, भूकंप से, अकाल से? नहीं दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट से। आपको मैं बता दूं कि ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलती है। कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत है वो जो है ज्वालामुखी विस्फोट है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 9वां जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, और इसी सम्मेलन में किसकी बात की गई थी ऐसा ये पूछ रहा है। और
अक्सर पता होता है बच्चों को इसके बारे में, जो पढ़े लिखे हैं पर्यावरण को, और जो नहीं पढ़े हैं उनको जरूर इसको पता रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बार पेपर में आ चुका है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है। ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताता हूं दोस्तों। दूसरा जो ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1927 में पर्यावरण के लिए सम्मेलन हुआ था 1987 में। जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो क्या हुआ था 1997 में हुआ था जापान में। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कनाडा में हुआ था। कहाँ पर? ये जो मॉन्ट्रियल है ना ये कनाडा का शहर है, तो कनाडा में हुआ था। और 1987 में, इसका मतलब पहले किसके लिए बात की गई? ओजोन परत संरक्षण के लिए बात की गई। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात की गई 1997 में। तो इसका तो उत्तर आप लोग याद रखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य, ठीक है, अगर मुख्य लक्ष्य भी पूछे तो ओजोन परत संरक्षण था, या किससे संबंधित है पूछे तब भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन में आपको पता ही होगा कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में छेद हो गया है, और यह छेद अगर बढ़ते गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है सभी जीव जंतुओं के लिए और मनुष्यों के लिए भी। तो बहुत ही ज़रूरी हो गया था इसके प्रति कदम उठाना, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसके लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। और हम लोग देख लेते हैं 10वां प्रश्न दोस्तों। जल का उच्च बायो ऑक्सीजन डिमांड दर्शाता है। जल का उच्च बायो ऑक्सीजन डिमांड दर्शाता है। अब समझिए बात को दोस्तों, बायो जो ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी करके भी दे सकता है आपको, सिर्फ बीओडी दर्शाता है। जल का उच्च बीओडी दर्शाता है। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है जल में। उच्च है का मतलब क्या है? बढ़ रही है ना, या बढ़ गई है। तो जल में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब यही है कि भाई ऑक्सीजन उसमें कम है, तभी तो डिमांड कर रहा है जल कि मुझको ऑक्सीजन दो। तो ऐसा याद रखिए। और जल, जब भी ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है जल में, तो वो जल क्या होता है? प्रदूषित होता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये जब पता नहीं होता है दोस्तों बच्चों को, तो बड़ा मुश्किल लगता है ये प्रश्न। अब आपको नहीं लगेगा। और हम लोग अगले प्रश्न पर अपने चलने से पहले मैं बता दूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाले जो प्रश्न पर मैंने इतना ज़्यादा उसको बार बार क्यों रिपीट किया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और क्योटो प्रोटोकॉल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। संबंधित है। अब हम लोग आ गए हैं अपने 11वें प्रश्न पर। और 11वां जो प्रश्न है आपका, नदियों के जल के प्रदूषण को उसमें खाली स्थान की वृद्धि मात्रा से नापते हैं। उसमें खाली स्थान की घुली मात्रा से मापते हैं। नदियों के जल के प्रदूषण को उसमें खाली स्थान की
घुली मात्रा से मापते हैं। और मैंने आपको बताया अभी पिछले वीडियो में बताया दोस्तों, मतलब पिछले जो प्रश्न है उसमें बताया कि प्रदूषण अधिक प्रदूषित कब माना जाता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो वही चीज़ तो पूछ रहा है ये कि प्रदूषण को उसमें खाली स्थान की घुली मात्रा से मापते हैं। अगर ऑक्सीजन कम है, ठीक है दोस्तों, अगर ऑक्सीजन कम है तो उसको प्रदूषित माना जाता है, और ऑक्सीजन ठीक ठाक है तो उसको सही माना जाता है। तो प्रदूषण किससे मापा जा रहा है? ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। तो आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है, आपका जो तीसरा ऑप्शन है, यही राइट ऑप्शन है। और ऑक्सीजन, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको पता चल गया तब तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब पता नहीं होता है दोस्तों और पेपर में आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और 12वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन से होता है दोस्तों जल प्रदूषण? सोच कर बताइए। भारी धातुओं से होता है? देखिए ऑप्शन ऐसे देता है कि जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कठिन लगेगा। जंतु अपशिष्ट पदार्थ, अब सोचिए दोस्तों, और ये बोल रहे उपरोक्त सभी, और इनमें से कोई भी एक गलत होगा तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो सोच कर बताइएगा। और मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। और हाइड्रोकार्बन दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बनों से, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से मिलकर क्या बनता है? जैसे पेट्रोल है, मिट्टी तेल है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जब जल में अगर मिल जाएंगे तो जल प्रदूषित होगा कि नहीं, आप ही बताइए। होगा ना? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी जल प्रदूषण के लिए कारक है। भारी धातुओं के बारे में शायद आपको पता होगा कि ये जल प्रदूषक हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे मरकरी है दोस्तों, भारी धातु है मरकरी, और लेड है, भारी धातु है। तो ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। और मैं बता दूं जैसे कि आपका कैडमियम है, तो कैडमियम भी थोड़ा सा भारी होता है। तो ये जब जल में मिल जाएंगे तो आपको तो पता ही है कि मरकरी जो है, मरकरी को तो आप जानते ही हैं, जो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। उसका जब जल में क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मिनी माता रोग। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो भारी धातुएं भी जल प्रदूषण करती हैं, ये तो पक्का हो गया। अब जंतु अपशिष्ट पदार्थ, तो भाई जैसे जानवरों को धो रहे हैं तालाबों में, नदियों में, तो अपशिष्ट पदार्थ जो निकला वो प्रदूषित करेगा ना जल को। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी क्या है, जल प्रदूषण के कारक हैं। और मैं बातों को समझाकर इसीलिए बता रहा हूं ताकि बहुत समय तक आपको याद रह सके और आपको आसान लगे। बाकी बात बहुत आसान है और जल्दी से बताकर निकल सकता हूं मैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहनों को तकलीफ ना हो। ठीक है दोस्तों? तो कॉर्पोरेट किया करें मेरे साथ थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा समझाने में विश्वास रखता हूं। क्योंकि बिना समझा हुआ व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है पेपर में, ये तो तय है। और 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ध्वनि प्रदूषण से उठाया गया प्रश्न है। और इसमें देखिए दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा, आवासीय क्षेत्र में अनुमत शोर स्तर है दिन व रात में। दोनों पूछ लिया आपसे, दिन व रात दोनों में पूछ लिया है कि दिन में कितना शोर मचाया जा सकता है। ठीक है, अनुमत मतलब कितने की अनुमति दे रखी है सरकार ने आवासीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आवासीय क्षेत्र में कितना शोर मचा सकता है कोई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी पिक्चर में देखा होगा कि कोई बंदा जो है शराब पीकर रात को चिल्ला रहा होता है कि आवासीय क्षेत्र में, तो पुलिस के पास फोन करते हैं कि कोई पागल जो है शोर मचा रहा है। तो क्यों पुलिस उसके ऊपर किस आधार पर
कार्रवाई करेगा, इसी के आधार पर कार्रवाई करेगा दोस्तों। क्योंकि जो अनुमत शोर स्तर है वो एक सीमा बांधी हुई है, उससे ज़्यादा कोई रात को या दिन में शोर नहीं मचा सकता है। हमारे भारत में तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उतना ज़्यादा कड़ा शासन नहीं है, लेकिन विदेशों में देखें तो बिल्कुल फॉलो होता है दोस्तों। और दिन व रात में अनुमत शोर स्तर आपसे पूछा हुआ है, और मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। जो 55 जो डेसिबल होता है वो दिन में क्या होता है, अनुमत होता है, और रात में 45 डेसिबल। इससे ज़्यादा शोर कोई मचा रहा है तो आप लोग पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आवासीय क्षेत्र में इतना ही अनुमत है, इससे ज़्यादा कोई अगर जैसे कोई स्पीकर बजा रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है, तो आप लोग पुलिस को बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा हो रहा है तो। और 45 डेसिबल जो होता है ये सामान्य, जैसे क्या है, हम लोग जोर जोर से जब बात करते हैं ना तो मीडियम बातचीत होता है ना, वो जो है दोस्तों 45 डेसिबल का होता है। और अगर हम लोग चिल्ला रहे हैं इसका मतलब 45 डेसिबल से पार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई सामान्य बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जबरन चिल्ला रहा है तो बिल्कुल आप लोग शिकायत करिए पुलिस से, और बिल्कुल जागरूक रहिए है ना। पढ़े लिखे लोग हैं तो ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। और 14वां देखिए दोस्तों, जो औद्योगिक क्षेत्र में दिन व रात में अनुमत शोर स्तर है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन व रात में, अब औद्योगिक क्षेत्र की बात थोड़ी सी अलग है, उधर तो होगा ही होगा, उधर तो शोर होगा ही होगा। तो उस क्षेत्र में कितना अनुमत है, दिन व रात में अनुमत शोर स्तर है। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, और आपको अच्छा लगेगा। और बिल्कुल लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर कोई भी नया प्रश्न आपको मिलता है तो, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। और इसका जो आंसर है दोस्तों दूसरा विकल्प है, मतलब 75 डेसिबल तक रात में, मतलब दिन में हो सकता है शोर और या ध्वनि, और रात में 70 डेसिबल तक ध्वनि तीव्रता हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। और 15वां प्रश्न का आंसर आप लोग मुझको बताने का प्रयास करें। मशीन गन कितना ध्वनि प्रदूषण करता है, या कितना जो है शोर करता है। और मशीन गन की क्या बात करूं मैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है इसका, और इससे भी ज़्यादा आपका होता है मिसाइल का, लेकिन मशीन गन का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 140 डेसिबल, 150 डेसिबल, 170 डेसिबल, और आपका 160 डेसिबल। और मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं दोस्तों, जो तीसरा विकल्प 170 डेसिबल। कितना? 170 डेसिबल। बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने कान में कुछ पहना हुआ नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो पागल हो सकता है। मशीन गन के जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें अगर थोड़े समय के लिए रहे तो पागल हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा है ना 170 डेसिबल। तो इसीलिए बहुत खतरनाक होता है मशीन गन। और मशीन गन का जो ध्वनि प्रदूषण है बहुत ज़्यादा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उससे भी ज़्यादा होता है मिसाइल का। अगर मिसाइल जब छोड़ते हैं ना दोस्तों, तो कान में कुछ लगाए रहते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण है उससे बचने के लिए एक विशेष प्रकार का कवच कान में पहने रखते हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। और उसका मैं बता देता हूँ, ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि तीव्रता मिसाइल का 180 डेसिबल होता है। 180 डेसिबल होता है। बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आज आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।